आप लोग। तो मैथ की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लेते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा, एक मिनट रुकिए, ये चला जाए। ठीक है, क्वेश्चन 11 कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। कह रहा है कि यदि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाना है तो पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। ठीक है, कह रहे पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं को संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना। और इस संदर्भ में शायद ये जो है अधूरा है क्वेश्चन, नीचे है। हाँ ठीक है, क्या है, इस संदर्भ में प्रश्न देना। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन जो आपका कहता है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ नीचे से। कह रहा है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, केवल ब्लैक बोर्ड पर लिख देना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। क्या इससे प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली योजना महत्वपूर्ण हो सकती है? नहीं, केवल लिख देना ब्लैक बोर्ड पे, बच्चे उतार लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का केवल अनुसरण करवाना, जैसी किताब में लिखा हुआ वैसे ही बता देना, है ना। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ऑप्शन ठीक है। विद्यार्थी को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, ये भी ऑप्शन ठीक है। अब हमें इन दोनों में देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीटेट में जो होते हैं एक से अधिक उत्तर होते हैं, चारों उत्तर भी सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट उत्तर निकालना है। ठीक है, इसलिए सीटेट थोड़ा बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग की सोच भी यही होना चाहिए कि बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गणितीय संकल्पना को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करेगा, यानी कि यहाँ पे टीचर काम करेगा। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्यार्थी को अवसर देना, यानी कि बच्चा यहाँ पे खुद काम करेगा। तो अब खुद समझ गए होंगे ऑप्शन कौन सा बेस्ट है आपका। बच्चा जिसमें खुद अवसर मिल रहा है बच्चों को, बच्चा खुद संकल्पना का क्या करना है, निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बेस्ट हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। ठीक है, कह रहे गणित के अधिगम में भाषा और संबंधों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय पर यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट है, विषय परक होगा यहाँ पे, विषय परक, और अब नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है या गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच गणित के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो आपको बताना है, इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है कि गणित के अधिगम में भाषा और संबंधों की भूमिका पर उचित ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, पॉजिटिव है। कह रहा है कि जो गणित का अधिगम है, यानी कि सीखना है, उसकी जो भाषा होती है उन दोनों के बीच में संबंध, भूमिका पर उचित ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं, बिल्कुल सब बच्चे जो हैं अलग अलग प्रकार से समझते हैं, क्योंकि सबकी सोचने की, समझने की क्षमता जो होती है अलग अलग होती है। इसलिए समावेशी शिक्षा रखी गई है, क्योंकि क्लास एक ही होगा, शिक्षा भी एक ही होगी, लेकिन दी अलग अलग जाएगी। किसी को कम पढ़ाया जाएगा, किसी को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, किसके अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार, है ना। फिर कहता है कि गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच गणित के संबंधों को उजागर किया जाता है, यह भी ऑप्शन ठीक है। यानी कि नहीं वाला पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
12 की ओर। बारह, 11, अच्छा 2 11 हो गए हैं क्वेश्चन, वही मैं सोच रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। कह रहा है गणित तथ्य को सीखने के बारे में है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गणित पूर्णतया विषय परक है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ये नहीं कह रहा है कि नहीं की जा सकती, कह रहा है कि की जा सकती है। कह रहा है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, यानी कि कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज़ अबाउट लर्निंग फैक्ट, केवल फैक्ट है, ऐसा नहीं है ना। कह रहा है कि गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है सीटेट का ही क्वेश्चन है और इसमें विवाद हुआ था और इसमें कॉमन मार्क्स मिला था। देखो ये तो नहीं होगा विषय परक, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन थे, एक ये वाला था एक ये वाला था। यानी कि कह रहा था मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि विजुअलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और एक ये था गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में था इसका ऑप्शन कि मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ। तो जो सीटेट ने था वो ये वाला उत्तर माना था। ठीक है, उत्तर ये भी ठीक है। तो आप लोग जो है इसका आंसर अपने हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, बाद में आप ये कहोगे सर ने हमें ये वाला बता दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम यानी कि 3D समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। कह रहा है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम यानी कि 3D समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी कि मुझे 3D डायमेंशनल बच्चों को सिखाना है, तो मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन लूँ जिससे कि वो बच्चा सीख जाए। कह रहा है संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये 2D के लिए है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आएगा। केवल संख्या रेखा खींच दी, उस पर नंबर कर दिए, तो यहाँ पे 3D समझ में नहीं आएगा। चंद्रमा का उदय होने पर समय लिखना, तो इससे भी 3D नहीं समझ पाएगा। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, देखो मानचित्र पर देखेगा ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन 2D हैं ज़्यादातर ये ऑप्शन, है ना। ये तो ऑप्शन नहीं होगा 2D, ये वाला और ये वाला 2D होगा। लेकिन कह रहा है बोतल के ऊपरी दृश्य को, यानी कि जो बोतल का ढक्कन होता है, तो यानी कि बोतल उस वक्त में मौजूद हुई, यानी कि बच्चा क्या है उस 3D मॉडल को छूकर देख सकता है और दृश्य को चित्रित कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बेस्ट है मेरे हिसाब से वो ए होगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। अगर आप लोग लॉजिक लगाएं तो ऑप्शन काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तभी आप उत्तर माने, आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं। देखो कैसे, संख्या को संख्या रेखा पर लिखा गया, अगर वो केवल ये तो है ना संख्या रेखा पर, तो क्या वो 3D मॉडल सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। फिर वो कह रहा है कि मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, भाई मानचित्र ऐसी तो बनना होता है, सपोज करो बनना फिलहाल इसके अंदर वो बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या 3D मॉडल सीख सकता है? अब चंद्रमा बहुत दूर है जो कि निकल रहा है, कि यहाँ पे 3D मॉडल सीख सकता है? तो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपना, जिससे कि लॉजिक से आप ऑप्शन काट सकें, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन 14 कहता है कि गणित के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा, कह रहा है नहीं है, ये ध्यान रखना है। प्रतिभा स्वाभाविक होती है, अध्यापक की सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। सी वाला ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये बताना है कि क्या सही नहीं है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विद्यालय में दिए जाने वाले जो निर्देशों की जो भाषा होती है,
निर्देशों की जो भाषा होती है, यानी कि जो उपदेश निर्देश दिए जाते हैं उसकी भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, ऐसा नहीं है। भाई निर्देश देने से क्या बच्चों की गणित में प्रदर्शन हो सकता है? अच्छा, ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं हो सकता ना। फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ऐसा बहुत हद तक कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हद तक ठीक नहीं है। ऑप्शन थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो इन चारों में से बेस्ट हो। अध्यापक की सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, ऐसा भी नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, बिल्कुल स्वाभाविक होती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही गणित आपकी ठीक होगी, क्योंकि ये स्वाभाविक होती है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक, 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये और आज हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ये हमें समझाना है आप लोगों को। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एक क्वेश्चन आता है तुलनात्मक जमा घटा और जमा और घटा से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचाने। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तो मैं पहले आपको ऐसे समझा देता हूँ और आप लोग नोट करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तुलनात्मक जमा। ठीक है, तुलनात्मक जमा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। तुलनात्मक जमा कहता है, इसे नोट कर लेना आप लोग। जब ए के राइटिंग आपको समझ में नहीं आती होगी, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए नोट करते रहना। जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो। ठीक है, जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक जमा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले इसका एग्जाम्पल अगर लें तो ए के पास 6 वस्तु और बी के पास ए की तुलना में एक्स वस्तु ए के पास 6 वस्तुएं हैं और बी के पास ए की तुलना में 4 वस्तु अधिक है। ठीक है, समझ गए? तुलनात्मक जमा किसे कहते हैं? जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो, तब इसे तुलनात्मक जमा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए के पास 6 वस्तु हैं और बी के पास ए की तुलना में 4 वस्तु अधिक हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं तुलनात्मक घटा बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तुलनात्मक घटा किसे कहते हैं? देखो, दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक घटा। ठीक है, इसमें भी वही है। जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु कम हो, उधर क्या थी? एक्स वस्तु अधिक हो। बस इतना से फ़र्क है, बाकी वही है। तो इसे हम तुलनात्मक घटा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ए के पास 10 वस्तु हैं और बी के पास ए की तुलना में
4 कम है। ठीक है, समझ गए। तुलनात्मक घटा किसे कहते हैं? जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु कम हो तो इसे हम तुलनात्मक घटा कहते हैं। जैसे ए के पास 10 वस्तुएं हैं और बी के पास ए की तुलना में 4 वस्तु कम है, ये हो गया तुलनात्मक घटा। ठीक है, जल्दी से तीसरा भी देखते हैं ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? व्यवकलित, है ना। व्यवकलित जमा किसे कहते हैं? कह रहे जब ये कहा जाए कि एक मिनट रुकिए। ठीक है, व्यवकलित जमा कर रहे थे हम। व्यवकलित जमा जब ये कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, ठीक है। अधिक हैं, ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अधिक हैं तो ये व्यवकलित जमा होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे ए के पास 10 वस्तु हैं और बी के पास 8 वस्तु हैं, तो कह रहा है कि ए के पास बी से कितने अधिक हैं। तो कितने अधिक हैं? 2 ही तो अधिक हैं, तो इसे हम बोलते हैं व्यवकलित जमा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी आप मुझे सुनते रहिए। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप लोग नोट कर लीजिए मेरे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट रह गया, वो भी समझ लीजिए, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, परेशान ना हो आप लोग। फिर है व्यवकलित घटा। ठीक है, जब ये कहा जाए, ये भी वही है, कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु कम है, तो इसे व्यवकलित घटा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए के पास 10 वस्तु हैं और बी के पास 12 वस्तु हैं। कह रहा है कि जब ये कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु कम है, तो कितने कम हैं? तो 2 कम हैं, तो इसे हम व्यवकलित घटा बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए। कह रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। समझ गए होगे कौन सा है? पहला ही वाला था, तुलनात्मक जमा। क्या कह रहा था? जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु अधिक हो तो उसे हम तुलनात्मक जमा बोलते हैं। तो आप समझ गए होगे इसका उत्तर क्या है। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 पेंसिल अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो उत्तर क्या हो गया हमारा? तुलनात्मक जमा हो गया। ठीक है, तो आज का आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, मैंने वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इस बार क्योंकि मुझे ये समझाना ज़रूरी था चारों ऑप्शन, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग आज के लिए